नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू गुरुकुल क्लासेस पर। हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी का पहली क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। तो हिंदी का पहला टॉपिक हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। वर्णमाला में हमने एक चीज आपकी कंप्लीट करवा दी है, स्वर। आज हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन। तो बेटा जो स्वर और व्यंजन होते हैं, जब हम इन दोनों को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा, वर्णमाला। इसके बाद हमको क्यूज करनी है, क्यूज, ठीक है। इसके बाद हमको क्यूज करनी है। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। व्यंजन, तो हमने व्यंजन आपको उस दिन भी बताया था कि व्यंजन क्या होते हैं। हमने बताया था कि जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण जो होता है स्वतंत्र होता है, और जो व्यंजन होता है इसका जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो व्यंजन होता है, क्या होता है, व्यंजन होता है, इसका जो उच्चारण होता है वो स्वरों के माध्यम से ही होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा व्यंजन में। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, जिसका उच्चारण, जिसका उच्चारण स्वरों के माध्यम से होता है, स्वरों के माध्यम से होता है, ठीक। ये फर्स्ट पॉइंट व्यंजन का। और दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जो व्यंजन होता है, जैसे का, तो जब आप का कहते हैं तो का के बाद आपको क्या सुनाई पड़ता है, आ। मतलब मात्रा जो है इसमें नियत है। तो हम इसकी एक परिभाषा और दे सकते हैं। क्या परिभाषा दे सकते हैं हम, कि व्यंजन में स्वर, ठीक है, की ध्वनि, स्वर की ध्वनि या मात्रा क्या होती है, अंतर्निहित होती है, अंतर्निहित होती है। समझ में आया। हमने बताया कि जो व्यंजन होता है, व्यंजन में जो स्वर की ध्वनि होती है, ध्वनि या मात्रा अंतर्निहित होती है। क्यों? क्योंकि जब आप का कहते हैं, का, तो का के बाद क्या निकलता है, आ। तो जब आप का लिखते हैं तो का के बाद कौन सा उच्चारण आता है, आ। आता है कि नहीं आता। खा कहते हैं तो खा, गा कहते हैं तो गा, मतलब अपने आप स्वर का उच्चारण हो जाता है। तो ये हमारा किसकी परिभाषा हो गई, व्यंजन की। व्यंजन की हमारी दो परिभाषाएं होती हैं, जिसका उच्चारण स्वरों के माध्यम से होता है, एक तो ये, या स्वरों की सहायता से होता है, और दूसरा व्यंजन में स्वर की ध्वनि या मात्रा अंतर्निहित होती, ठीक है। कोई दिक्कत। अब कंप्लीट है ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। मिटा दे, ध्यान से नोट करते रहिए तभी मजा आएगी। अब आपको हम बात करेंगे आज थोड़ा हलंत के बारे में। हलंत सभी लोग जानते होंगे, जैसे हम लोग कभी ता के नीचे लगा देते हैं, हा के नीचे लगा देते हैं। तो इसका मतलब हुआ यह होता है कि जब हम किसी शब्द में हलंत लगा देते हैं तो उसका जो क्या होता है, उच्चारण होता है, वो आधा हो जाता है। उसका जो उच्चारण होता है
तो वो क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे ता मैंने लिखा है, तो ता के बारे में जैसे मैं आपको कुत्ता बोल दूं, कुत्ता, तो कुत्ता ऐसे भी लिखते हैं कि ना, इसको तो दियों में जाएंगे तो हम लोग कुत्ता इस तरीके से लिखते हैं। तो जब कुत्ता बोलते हैं तो हम ता को इस तरीके बोलते हैं कि जो इसका स्वर है वो ना है। जब हम ता कहते हैं ता तो आ निकलता है, लेकिन जब हलंत लगा देते हैं तो हम इसका उच्चारण इस तरीके करते हैं कि जब हम ता कहें तो आ ना आए। समझ में आया? मतलब कहने का तात्पर्य ये होता है कि वहां से जो स्वर होता है वो क्या होता है, हट जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये होता है कि जब किसी शब्द के नीचे हलंत लगता है तो उस शब्द का उच्चारण आधा होता है और जो स्वर होता है वो खत्म होता है। ठीक है, कोई दिक्कत शायद मेरे हिसाब से नहीं होगी। अब बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं या व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो बउआ सुनो, हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या वास्तविकता में 33 होती है। कितनी होती है? 33। कुछ लोग इसे 36 बताते हैं और कुछ लोग इसे 39 बताते हैं। ठीक है, वैसे निश्चित आपको 33 देना है। कभी भी आंसर में आएगा तो 33 चेक करेंगे, टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये 36 और 39 कैसे हो जाते हैं, 3 बल कैसे जाते हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपको 33 टिक करना है। ठीक है, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि नहीं यार ऐसे कैसे हो गया, 36 होते हैं, 33 होते हैं, 39 क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए, सब जो लेखक होते हैं उनका सबका अपना अपना मत होता है। उनको जो अच्छा लगता है वो लिख देते हैं, लेकिन वो वास्तविकता होती है, वो दिखाते हैं प्रूफ करके कि ये होता है। तो आंसर जो सही होगा वो 33 होगा। ठीक है, लेकिन ये 39 कैसे होते हैं और 36 कैसे होते हैं ये हम प्रूफ करेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या नोट करिएगा होगा। व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है? 33 है। लेकिन कुछ लोग इसे कितना बताते हैं? 36 और कुछ लोग बताते हैं 39। लेकिन कुछ लोग, आपको मैं एक चीज बता दूं, कुछ लोग कहा करते हैं वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आंसर सही होगा 44। कितना सही होगा? 44। क्यों? क्योंकि 33 आपके क्या हो गए? व्यंजन, और जो आपके 11 थे वो क्या थे? स्वर। तो टोटल आंसर कितना? 44, 44। ठीक है, कुछ लोग इसको 52 बताएंगे। तो कैसे 52 बताएंगे ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और 52 कैसे होते हैं भाई? जब वो 39 जोड़ते हैं और इसके बाद जो आपके स्वर होते हैं वो 13 जोड़ देते हैं, तो ये अपने आप कितना होता है? 52। लेकिन आंसर आपको कभी भी मिलेगा वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 44 टिक करेंगे, और व्यंजनों की संख्या कितनी टिक करेंगे? 33। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब कभी कभी कह देता है, हिंदी वर्णमाला नहीं कहता, वो कह देता है देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में व्यंजनों की संख्या तब भी कितनी होगी? 33 होगी। याद रखिएगा, कोई डाउट नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं, सब कुछ फाइनल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी दिक्कत है आप तुरंत कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, मुझे कमेंट करिए, मैं जवाब दे दूंगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
आपको कोई भी दिक्कत है आप वीडियो में तुरंत कमेंट करिए, नीचे कमेंट सेक्शन होता है उसमें आप कमेंट करिए, आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। लेकिन नोट करते रहिए, अगर मैं आपको जितनी हिंदी पढ़ा देता हूं, अगर उससे एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए, एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए आपका, यूपीपी, यूपीएसआई, जितने भी एग्जाम होते हैं, जूनियर असिस्टेंट पर एक भी एग्जाम बाहर से आ जाए, एक भी क्वेश्चन बाहर से आए तो कहिएगा, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 और देवनागरी में कितने 33, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इनको बांटा कैसे गया है, तो नंबर 1 बांटा गया हुआ स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं कुछ लोग, स्पर्श व्यंजन नंबर फर्स्ट। और स्पर्श व्यंजन शायद सभी को पता है कि ये कितने होते हैं 25। कैसे, ये का से मां तक होते हैं, का से मां तक के जितने भी व्यंजन हैं इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा द्विगुण व्यंजन। अच्छा द्विगुण व्यंजन जानते हैं ना, जिसके 2 गुण होते हैं, तो ये होते हैं बबुआ आपके 2, कितने होते हैं 2 होते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कौन कौन से होते हैं, आपने देखा होगा डा और डा, जिसमें नीचे बिंदी लगती है, ये आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या बबुआ होती है 4, कितनी होती है 4। और शायद ये सभी को पता होंगे कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और हुआ। अभी इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि ये होते क्या है, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा काउंट करवा दूं कैसे होते हैं, ठीक है। अभी जब इनके एक एक के बारे में विस्तार बताऊंगा तो सब फाइनल हो जाएगा, कोई भी आपका बाहर नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। नंबर 4 ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। बाबा ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, ये भी तो 4 ही होते हैं, हैं? कितने 4। कैसे, स, सतकोण, सपेगा, हाहल, ठीक है, ये होते हैं 4। और नंबर 5 बबुआ जो बचता है, सबसे इंपॉर्टेंट बचता है, वो होता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, ये भी तो कितने होते हैं 4। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और क्या यार, श्री नहीं जानते, जो श्रा बनता है, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन होता है। तो स्पर्श व्यंजन 25, द्विगुण व्यंजन 2, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, ओके फाइनल। और ये स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक, का से मां तक 25, मतलब 5 5 के वर्ग होते हैं, ठीक है। तो का से मां, अभी इसके बारे में विस्तार से बता रहा हूं। अभी ये कितने होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2, डा और डा, जिसके बिंदी आती है नीचे। अंतस्थ व्यंजन कितने, या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन सा, स, ह। संयुक्त व्यंजन 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब संयुक्त जानते हैं ना, जब 2 से मिलकर बना होता है तो छा को तो बना देंगे ना, बताइए छा कैसे बनता है, का के नीचे हलंत लगाइए, लगा लीजिए का के नीचे हलंत। और शा,
जो छा होता है वो का और षट्कोण से मिलकर बना होता है, और हलन लगेगा तो आधा ही हो गया। त्रा कैसे बनता है? ता आधा और गा गा रत। और इसके बाद हुआ ज्ञान, ज्ञानी वाला ज्ञान कैसे बनता है? जा के नीचे हलंत आधा हो गया और उसके बाद इया, ठीक है। और जब आपको ये लिखना है श्रा, श्रा को आप इस तरीके से लिखेंगे बेटा, सा आधा और गा। नोट करिए। मिटा दूं ना? चलिए मिटाते हैं। अब बबुआ पहला हेडिंग डालिए नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट समझाना स्टार्ट करते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। बबुआ मैं स्पर्श व्यंजन की एक टेबल बनाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से बनाइएगा। अगर इसको आप सही से बना लेंगे कि मुझे जो समझाना है वो मैं समझा दूंगा। अघोष सुना होगा, सघोष, अनुप्राण, महाप्राण सुना है कि नहीं सुना? तो ये मैं फिगर यही मेंटेन कर दूंगा, बाकी विस्तार से आगे बता देगा हूं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत है आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए आप हिंदी को पढ़ते रहिए। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं सही से तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप 10 मिनट में 25 क्वेश्चन कर सकते हैं हिंदी के। अगर आपके 60 क्वेश्चन आते हैं जूनियर असिस्टेंट में, और 60 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 10 से 12 मिनट बस, और लगभग आपका 60 में एवरेज स्पीड जो होगी सही होने का वो 55 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मेहनत करते रहिए मेरे साथ बस। यूपी टेट का एग्जाम है, सी टेट का एग्जाम है, लेखपाल के एग्जाम है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम आ गए हैं। और हिंदी तो महत्वपूर्ण है भैया। 5 जुलाई को एग्जाम है सी टेट का, 30 नंबर की हिंदी आएगी है। तो चलिए बात करते हैं बउआ स्पर्श व्यंजन की। तो स्पर्श व्यंजन 25 का से मां। तो पहला वर्ग क्या होता है बउआ? का वर्ग से स्टार्ट करेंगे। का वर्ग, थोड़ा सा किनारे से लिखता हूं, का वर्ग, ठीक है बउआ। अब का वर्ग में आप देखिए, का, खा, गा, घा, अग्गा। अब चा वर्ग, चा, छ, जा, जा, इया। अब हुआ टावल, टा, ठा, डा, ढा, आ। इसके बाद तावल, ता, था, दा, धा, ना। पावल, पा, फ, ब, भ, म। अब बउआ देखिए इनका उच्चारण स्थान भी यही देख लेते हैं। तो जब आप का बोल देंगे, का, खा, गा, घा, अंगा, तो देखिए जब आप का वर्ग को बोलते हैं तो आवाज जो होती है वो कंठ से निकलती है। जो हमारी वायु होती है, वायु वो कहां से निकलती है? कंठ से। तो जो ये हमारा पहला है ये कहां से बोला जाता है बेटा? कंठ से। कहां से बोला जाता है? कंठ से, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कंठ से। अब दूसरा कौन सा है बेटा? चा, चा, छा, जा, झा, या।
बेटा ये बोला जाता है तालु से। बोल के देखिए, आपकी जो जीभ है वो तालु को स्पर्श करती है। अब जब टा बोलेंगे तो टा, ठा, डा, डा, आ, तो जब आप इसको बोलते हैं तो आपकी जो जीभ होती है देखिएगा मुड़ जाती है ऊपर की ओर। जैसे आपकी जीभ स्ट्रेट है, ये ऊपर की तरफ जाएगी, टा। तो जब आपकी जीभ ऊपर की तरफ मुड़ जाए तो बिना कुछ सोचे समझे आपको मूर्धन्य कर देना है। क्या कर देना है? मूर्धन्य। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो जो का वर्ग होता है वो कंठ से, जो चा वर्ग होता है वो तालु से, जो टा वर्ग होता है वो मूर्धन्य से। टा, ठा, डा, जीभ आपकी मुड़ जाती है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं ता का, ता वर्ग का। ता, था, दा, धा, ना। और इसका जो उच्चारण स्थान है वो हमारे दांत से है। क्यों? आपकी जीभ दंत को छूती है, तो इसको लिख सकते हैं दंत। ठीक है, ये अगला बेटा पा, ये तो ओष्ठ से होता है, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। पा, फा, ओष्ठ। तो ये हमारा बउआ ये हो गया उच्चारण स्थान। ये तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। आप इनको बोल के देखेंगे, जब आप इनको बोलेंगे तो जो आपकी आवाज होती है वो कहां से निकलती है? पहले जब का वर्ग बोलते हैं तो कंठ से। बोल के देखिए, क, ख, ग, घ, अंग। अब जब चा बोलेंगे, चा, छा, जा, झा, इया। मतलब आपकी जो जीभ है वो किसको छूती है? तालु को। अब कोई दिक्कत शायद नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है। तो जो आपका ये वर्ग है, वर्ग है ना आपके, ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है। तो जो किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग अक्षर होते हैं, जो भी किसी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर होता है वो अघोष होता है। क्या होता है बउआ? अघोष। कोई दिक्कत किसी को? अघोष किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है। और अघोष क्यों होता है इसको भी हमको बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो अभी हम आपको बताएंगे कि अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है, बताएंगे। लेकिन पहले यही बना देते क्योंकि हमको अभी इसको मिटाना पड़ेगा। तो जब इसको समझाना है इसके तुरंत बाद हम इसको समझाते हैं। अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्पप्राण। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी आप यही तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और पहला और दूसरा अक्षर अघोष, और इसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या होता है बउआ? सघोष। ठीक, मतलब किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर अघोष होता है और तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर क्या होता है? सघोष होता है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट? अब किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो होता है, ये जो पहले, तीसरे और पांचवा अक्षर होता है ये होते हैं बउआ अल्प प्राण। अल्प प्राण। ठीक है, और जो क्या होता है दूसरा और चौथा, इनको बोलते हैं बउआ महाप्राण। क्या बोलते हैं? महाप्राण। अब क्यों बोलते हैं? और ये जो है, ये जो पांचवा अक्षर होता है, जो पांचवा अक्षर होता है इसको हम डेस कर रहे हैं, आप भी देख लीजिएगा। इसको हम बोलते हैं पंचमाक्षर बोल सकते हैं या अनुनासिक वर्ग बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको पंचमाक्षर भी बोल सकते हैं पांचों को, या अनुनासिक वर्ग भी बोल सकते हैं। तो कोई दिक्कत किसी को? इसको बना लीजिए। ये जो है हमारा, ये इसको हम बोलते हैं पंचमाक्षर या अनुनासिक व्यंजन। ठीक, अनुनासिक वर्ण भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, व्यंजन भी बोल सकते हैं। तो हमने इतनी चीजें बताई,
स्पर्श व्यंजन में क्या कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। टोटल कितने? 25। कहां से का से मां तक, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब जब का वर्ग होता है वो कंठ से बोला जाता है, जो चा वर्ग होता है वो तालु से बोला जाता है, जो मूर्धन्य से बोला जाता है वो टा, दंत से, फिर गोष्ठ से। पहला और दूसरा अक्षर अघोष, और इसके बाद जो आपका तीसरा, चौथा और पांचवा होता है वो क्या होता है? सघोष होता है। अब पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्पप्राण होता है, और जो आपका दूसरा और चौथा होता है ये महाप्राण होता है। ये हम चारों अभी आपको बाद में बताएंगे, थोड़ा सा ये टॉपिक कंप्लीट कर दे इसके बाद बताएंगे, नहीं तो फिर अभी यही बता देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, टॉपिक इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक को टॉपिक के हिसाब से अभी हम तुरंत बताते हैं टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो मिटाते हैं। अब बात करते हैं द्विगुण व्यंजन की। नंबर 2, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन में आपको होता है, दो होते हैं, डा और डा। और जब दोनों बोलते हैं तो मूर्धन्य होता है। क्या होता है? बोल के देख लीजिए, मूर्धन्य मतलब जीभ आपकी क्या होती है? तिरछी ऊपर की तरफ। तो ये जो द्विगुण व्यंजन होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? ढा और डा। और कहां से बोले जाते हैं? मूर्धन्य से, याद रखिएगा। देख लीजिए, बोल के चेक करिए बेटा। अगला नंबर अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, हमने आपको बताया थे कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? या, रा, ला और वा। ठीक है, और जो अंतस्थ व्यंजन होता है इसमें अंतस्थ का मतलब क्या होता है ये चीज हमको समझनी होगी। तो जो इनका उच्चारण होता है किसका? अंतस्थ व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वो पता है क्या होता है? स्वर और व्यंजनों के मध्य में होता है। तो इसमें लिखेगा इसका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अंतस्थ व्यंजन है तो इसका मतलब क्या है? मतलब नहीं पता होगा तो बेकार है, क्या करेंगे। ठीक, अब ये नोट हो गया। अब ये शब्द कौन कहां से बोला जाता है ये तो आपको पता होना चाहिए। बोल के देखिए, जब आप बोल के देखेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए बोलिए। या, या, या। जब आप या बोलते हैं तो आपकी जीभ तालु को स्पर्श करती है। तो जो या है, या का उच्चारण स्थान क्या है हुआ? तालु। ठीक है, और जब रा और ला को बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान हुआ है वर्तस्य। वर्तस्य, वर्तस्य मैंने कल बताया था जो मसोड़ से बोला जाता है। या और ला, ये कहां से बोला जाता है? मशहूरों से। मैंने आपको बता दिया था, कल भी बताया था मैंने जब व्यंजन स्वर पढ़ाए थे। ठीक, कहां से बोला जाता है? गा और ला वर्चस्व से, मतलब मशहूरों से। ठीक है, और जो वा है वह, तो जो वा है इसमें दंत का भी यूज होता है और ओष्ठ का यूज होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं दंतोष्ठ है। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये इनका उच्चारण स्थान हो गया। जो या हो गया वो तालु से हो गया, गा हो गया, ला हो गया, वर्तस्य से हो गया, मशहूरों मतलब वर्तस्य मतलब मशहूरों से होता है। और जो वो होता है वाह, ये क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
मिटा दे। या के अलावा को हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। मिटाए। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। अगला बेटा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन भी हमने आपको बताया वो 4 होते हैं। कौन कौन से? शा, सा, खा, हा। हम इसको सही लिखते हैं, सही कम भी होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब आप इनको बोल के देख लीजिए, बोल के देख लीजिए। स, सा, सा। तो जब आप सा बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान जानते हैं क्या निकल के आ रहा है? तालु या तालक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ख और सा, बोलिए भैया क्या है? तो ये सतकोण होता है और ये अड़ा के साथ मिलता है ना? जब अड़ा के साथ मिलता है तो जब ये मूर्धन्य होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा बबुआ? मूर्धन्य हो जाएगा। श, सा, बोलिए। इसका उच्चारण स्थान बोला, बोलो भैया। वर्तस्य। क्या? ठीक, मतलब मशहूरों से होता है। ह, ह क्या है? ह कंठ से। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए। अब आपको एक चीज और बता दें, जो व्यंजन होते हैं वो 3 व्यंजन होते हैं जो वर्तस्य से बोले जाते हैं। कौन कौन से? स, रा और ला। याद रखेगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि वर्तस्य, क्वेश्चन में आ जाता है वर्तस्य मतलब मशहूरों से बोले जाने वाले कौन कौन से व्यंजन हैं, तो स, रा और ला। टोटल कितने? 3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और लास्ट है होगा कौन सा? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमने आपको बता ही दिए। कौन कितने होते हैं? 3 होते हैं, मुख्य होते हैं, लेकिन होते 4 है ना। छ, त्रा, और ज्ञा और स्रा। अब वो एक चीज ये होती है कि ये देखिए जब 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, तो जब 2 शब्दों से होता है तो वही, जैसे कंठ का और सा, उच्चारण स्थान देख लीजिए, बस वही होके हो जाएगा। जैसे छा है तो अब देखिए का और ये सा। अब ये सा का उच्चारण स्थान मैंने अभी आपको बता दिया मूर्धन्य होता है, इसका क्या होता है? कंठ होता है, तो कंठ मूर्धन्य हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इनका संयुक्त है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे बात करनी है अघोष की और सघोष की। अघोष की और सघोष की, अल्पप्राण की और महाप्राण की। तो चलिए देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं लिखे दे रहा हूं का, खा, गा, घा, पीछे से तो मैं लिख रहा हूं बेटा का, खा, गा, घा, अंगा। चा, छा, जा, झा और इया। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता, था, दा, धा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, 25 हो गए। ये स्पर्शी व्यंजन है और हमको यहीं पर बताना है कि सघोष क्या होता है और अघोष क्या होता है।
तो मैंने आपको बताया कि जो पहला और दूसरा होता है ये बउआ अघोष होता है। क्या होता है? अघोष। और जो तीसरा मतलब दूसरा तीसरा चौथा पांचवा है इनको हम बोलते हैं सघोष। क्या बोलते हैं बउआ? सघोष। कोई दिक्कत? अब क्यों बोलते हैं? इसको बोलते हैं अघोष और इसको बोलते हैं सघोष। तो अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है पहले समझ लीजिए। अघोष होता है जिसमें स्वर तंत्रियां झलकत नहीं होती। अघोष क्या होता है? अघोष की परिभाषा लिखिएगा, जिसमें स्वर तंत्रियां झलकत नहीं होती। झलकत नहीं होती हैं, उन्हें अघोष कहते हैं। ठीक है। अब ये स्वर तंत्रियां क्या होती हैं? तो कहने का तात्पर्य यह होता है कि जब हम किसी शब्द को बोले और जो हमारा एक कंपन है, कहाँ का? ये कंठ का जो कंपन है वो बिल्कुल ना हो, नाम मात्र हो, तो उसे अघोष कहते हैं। जब हम खा को कहते हैं तो यहाँ वाइब्रेशन बिल्कुल नाम मात्र होता है। लेकिन जब हम तीसरे चौथे और पांचवें अक्षर को बोलते हैं तो वाइब्रेशन तेजी के साथ होता है। चेक करिएगा, क ख। मेरी तो आवाज डैमेज हो गई है क्योंकि बोलते बोलते बहुत दिक्कत हो गई है और अभी दिक्कत भी है यहाँ पे। तो जो पहला और दूसरा अक्षर होता है इसमें स्वर तंत्रियां झलकत नहीं होती। तो अघोष की परिभाषा लिख लीजिएगा, पहले अघोष की परिभाषा लिखिएगा कि जिसमें स्वर तंत्रियां झलकत नहीं होती उन्हें अघोष कहते हैं। जैसे उदाहरण भी तो लिखेंगे। उदाहरण क्या लिखेंगे? वर्णों का दूसरा और पहला और दूसरा अक्षर, जितने भी वर्ण होंगे उनका पहला और, तो यहां उदाहरण में लिखेंगे बउआ वर्णों का पहला व दूसरा अक्षर। ठीक, ये हो गया। और इसके बाद आपके तीनों सा, 1 2 और 3, ये आपके होते हैं सघोष। मतलब 1 2 3 4 ये जितने हैं ये पहला और दूसरा अक्षर सभी का ये, और इसके बाद स, तीनों सा, ये होते हैं बेटा आपके अघोष। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा जिसमें स्वर तंत्रियां झलकत नहीं होती उसे कहते हैं अघोष, और जिसमें स्वर तंत्रियां झलकत होती हैं उसे कहते हैं सघोष। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर जो होता है इसमें हमारा वाइब्रेशन कंठ में ज्यादा होता है। बोल के देखिएगा, जब आप बोलेंगे तब समझ में आएगा, ऐसे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा अघोष हो गया, अघोष की परिभाषा हो गई, अघोष का उदाहरण हो गया, नोट कर लीजिए। वर्णों का पहला और दूसरा अक्षर और तीनों सा, ये हो गया मेरा अघोष। मिटा दूं अघोष। अब बात करते हैं सघोष। तो सघोष की परिभाषा लिखिएगा, जिसमें स्वर तंत्रियां झलकत होती हैं। ठीक है, जिसमें स्वर तंत्रियां क्या होती हैं? झलकत होती हैं। कोई दिक्कत? उन्हें सघोष कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, तो मैंने बताया वर्गों का, किसका? वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, कामा य, र, ल और व। ठीक है, कोई दिक्कत?
और इसके बाद हा, और इसके बाद आपका ये डा और ढा जो आपके द्विगु व्यंजन थे। तो ये हो गए बेटा आपके सघोष। इनमें स्वर तंत्रियां आपकी झलकत होती है, बोल के चेक करिएगा तब समझ में आएगा, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अघोष होगा जिसमें स्वर तंत्रियां झलकत नहीं होगी, और सघोष होगा जिसमें स्वर तंत्रियां झलकत होंगी। कोई दिक्कत? मिटा दूं? चलिए अब मैं इनको थोड़ा सा नीचे मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए, तो मैं ऊपर ही समझा देगा, आप ध्यान से समझिए। हाँ। तो बेटा अब हमें बात करनी है अल्प प्राण की और महाप्राण की। वायु, वायु को ही हम बोलते हैं प्राण। क्या बोलते हैं? प्राण। तो वायु दो प्रकार की होती है, हमारे मुख से दो प्रकार की वायु निकलती है। एक कम मात्रा में, तो कम मात्रा को हम बोलते हैं बबुआ अल्प प्राण। क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। और ज्यादा वायु क्या बोलते हैं? महाप्राण। समझ में आया? ये कोई दिक्कत किसी को? अब हमने बताया था कि जो पहला, तीसरा और जो पांचवा अक्षर होगा, इसको पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर होगा, इसको हमने बउआ कहा अल्प प्राण। क्या कहा मैंने? अल्प प्राण। और इसके बाद हमने कहा दूसरा और चौथा, इसको मैंने कहा बउआ महाप्राण। मैं आपको ऐसी हिंदी पढ़ाऊंगा, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन आप बाहर से ढूंढ के जाके दिखाइएगा। है? तो चलिए देखते हैं। अल्प प्राण वायु जब हमारे मुख से वायु कम मात्रा में निकलती है तो उसे क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। और जब हमारे मुख से वायु बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है उसे बोलते हैं महाप्राण। तो अब एक चीज समझिए यहाँ पे, का जब आप का कहते हैं, चेक करिए, आप खुद चेक करिए मुंह से बोल के, तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। अब हम तो बोल ही गए हैं, बता ही गए हैं। तो जब आप का कहते हैं तो हाँ, जो वायु होती कम निकलती, खा ज्यादा निकल, का मुंह भी कम खुलता है ना? क, खा, गा, घा। मतलब जब आप दूसरा और चौथा अक्षर बोलेंगे तो वायु आपके मुख से ज्यादा निकलती है, और जब आप पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर बोलते हैं तो उसमें वायु कम निकलती है। तो महाप्राण की परिभाषा हो गई जिसमें वायु, जिसमें मुख से वायु क्या होता है? ज्यादा निकलती है, और इसमें जिसमें वायु मुख से कम निकलती है। ठीक? जिसमें वायु मुख से कम निकलती है, लिख लीजिए, मैंने लिखा नहीं है, नहीं तो लिख भी दें, निकलती है, और इसमें ज्यादा निकलती है। अब उदाहरण लिख लीजिएगा, वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है? पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, और इसमें वर्गों का, ये एग्जाम्पल है, वर्गों का दूसरा और चौथा अक्षर। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप बोल के चेक कर लीजिएगा, जो आप बोल देंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? तो दोस्तों आज से हमारा व्यंजन का टॉपिक खत्म होता है, व्यंजन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा वर्णमाला था, क्या था? वर्णमाला था, ये पूरा खत्म हो गया है। अब अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि आप अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं। आप कमेंट करेंगे तभी मुझे अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब करेंगे, दूसरों को शेयर करेंगे तभी अच्छा लगेगा। तो आप करेंगे क्या? आप टॉपिक डिसाइड करिए, और
मुझे शाम के 5 बजे तक कंफर्म करिएगा कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, मैं वही टॉपिक लेकर आऊंगा आपके पास। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।